जी करें स्टार्ट। जी जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मुझे क्लियर कर देना कि ऑडियो वीडियो इज क्लियर और नॉट। ऑडियो वीडियो ठीक है, करें स्टार्ट। ओके जी देखिए, आप सभी को पता है कि 2025 आरजेएस की जो वैकेंसी है, उसके जो है प्री एग्जाम हो चुके हैं। अब उसका जो है हाईकोर्ट की आंसर की भी आ चुकी है। आप लोगों ने कट ऑफ देख ली होगी और अभी आपको समय वेस्ट नहीं करना है कि कभी भी जो है रिजल्ट आ सकता है और रिजल्ट के साथ साथ में डेट आएगी। तो उनके पास में मिनिमम जो टाइम पीरियड रहता है वो 45 डेज का रहता है। तो हमें वही सोचना है कि जिस दिन रिजल्ट आएगा हो सकता है कि 45 या 50 डेज के बाद में आपका एग्जाम हो। तो अभी ये जो टाइम आपके पास में रिजल्ट से पहले का है उसको आप वेस्ट ना करें। आप पास हो रहे हो या नहीं हो रहे हो वो आप कट ऑफ के रिगार्डिंग देख सकते हो। सभी ने अपनी अपनी एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दी है हर कोचिंग की तरफ से। आप उसके अंदर एक अंदाज लगा सकते हो और आप देख सकते हो कि आप जो है आपको क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, और आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हो। ठीक है जी, अब मुद्दे की बात करता हूँ कि मेंस एग्जामिनेशन में जो आपका जजमेंट राइटिंग का पार्ट रहता है और रॉयल जुडिशरी जो है, कई सालों से आप जानते हो कि रॉयल जुडिशरी जजमेंट राइटिंग को लेकर जो है लोगों में जो है एक प्यार, एक स्नेह और एक फेथ बना हुआ है। और हमने कई स्टूडेंट्स को जो है रॉयल जुडिशरी के इस प्लेटफॉर्म पे जो है जजमेंट राइटिंग, चाहे वो एमपी की हो, छत्तीसगढ़ की हो या राजस्थान की हो, अब ऑर्डर राइटिंग जो है मैं गुजरात की भी करवा रहा हूँ। ठीक है जी, तो उसी तरीके से कई बच्चों यानी कि करीबन अब तक का रिकॉर्ड है 800 प्लस बच्चों को जो है जजमेंट राइटिंग करवाई जा चुकी है रॉयल जुडिशरी की तरफ से। तो अभी और मैं कई संस्थानों में, बड़ी बड़ी संस्थानों में भी काम कर चुका हूँ। आपने मुझे कहीं ना कहीं किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे जजमेंट राइटिंग का सेशन करते हुए देखा होगा। ठीक है जी, आज की क्लास क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आज की एक ही क्लास पे आपको जो मैं पूरे स्ट्रक्चर ऑफ जजमेंट राइटिंग समझाने वाला हूँ। ठीक है, चाहे वो सिविल हो चाहे वो क्रिमिनल हो, बेसिक से लेकर हर चीज आपको सामने रखने वाला हूँ। कुछ छोटी सी क्लास होगी, मतलब 1 घंटे की क्लास होगी, लेकिन उसमें मुझे काफी चीजें आपके सामने रखनी है। तो आई होप यू विल एंजॉय दिस क्लास और इसमें कई चीज आपको नई सीखने को मिलेगी। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ये पोस्टर है क्या है ये मैं आपको क्लास के बाद में बताऊंगा। बस एक नया बैच शुरू हो रहा है लेकिन इसके बारे में बाद में बताऊंगा जी। यस, जजमेंट राइटिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। बिल्कुल ढंग सुनना, हर एक लाइन पे ध्यान देना। मैं कई चीजें जो है आपके सामने रखने वाला हूँ जजमेंट आईडी को लेकर, जहाँ कहीं दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है जी, कहीं पर भी आपको दिक्कत तो जजमेंट आईडी को लेकर नहीं आएगी। अगर कोई लाइफ में पहली बार आरजेएस के मेंस का एग्जाम दे रहा है तो इतना उनको पता होना चाहिए कि आपके 100 के ओके 100 ये मान के चलना। देखिए, ये तो आपको पता है कि 50-50 का आपका ऐसे राइटिंग हिंदी और इंग्लिश, ये तो आपकी हिंदी इंग्लिश यानी कि लैंग्वेज का पार्ट हो गया। आपके जो सिविल और क्रिमिनल की बात करूं, एंड क्रिमिनल सिविल और क्रिमिनल की, ठीक है, ये आपके 100 मार्क्स का जो है पेपर होने वाला है। इस पेपर में आपके 20 का जजमेंट है। 20 का सिविल का जजमेंट का पार्ट, चाहे वो जजमेंट हो, ऑर्डर राइटिंग हो, सब बताऊंगा मैं भी, इशू फ्रेमिंग वगैरह। एंड 20 मार्क्स का जो रहेगा आपके क्रिमिनल में, यानी कि 40 नंबर का क्वेश्चन लेने वाला है आपके जजमेंट राइटिंग का। ये जो पार्ट है आपके आरजेएस मेंस में। ठीक है, अब इसमें 10-10 नंबर के 4 क्वेश्चन आएंगे, 10-10-10-10। प्रॉब्लम क्या है कि आप ये सोचते हो कि कुछ नहीं, जजमेंट ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे। ठीक है, दो चार पीवाई भी देख लोगे और ऊपर ऊपर से एक फॉर्मेट याद कर लेंगे। तो फॉर्मेट तो एक 5वीं का बच्चा भी याद कर सकता है, इट्स नॉट बिग डील। और फॉर्मेट याद करने से पास नहीं होगी, क्यों? रीजन बताऊंगा मैं आपको। लेकिन अभी ये जो मैं आपको बता रहा हूँ सामने देखना, 40 मार्क्स का आपका जजमेंट राइटिंग रहने वाला है। 10-10 नंबर के आपके 4 क्वेश्चन रहने वाले हैं। प्रॉब्लम ये है कि आप किसी भी कॉपी से या किसी भी जो है किसी कोर्ट के जजमेंट को देखोगे, उसको कॉपी पेस्ट करोगे और जैसे आपको लगता है कि इससे काम हो जाएगा, तो इससे काम नहीं होगा। राजस्थान में आरजेएस के मेंस के लिए जजमेंट राइटिंग के लिए कोई बुक मार्केट में अवेलेबल नहीं है, कोई नहीं है। ठीक है, ठीक है, ऑलमोस्ट कहीं नहीं है। ओके जी, अब मैं ये जो 4 बता रहा हूँ, आप जो ऊपर ऊपर से पढ़ते हो नंबर पता है, 10 में से 1 आता है, 2 आता है, 1 आता है, 2 आता है, यानी कि आपने 40 में से 4 नंबर लिए। कोई सेंस है? 40 नंबर आपने गवा दिए। ठीक है, अगर आप प्रॉपर जजमेंट राइटिंग सीखते हो, मैं आपको याद बताना चाहूंगा कि आप आराम से 3 का आंकड़ा यानी कि 30 मार्क्स ला सकते हो जजमेंट में। क्योंकि जजमेंट में मार्क्स ऐसे आते हैं कि नहीं आते तो 1 नंबर, 0 नंबर, और आते तो अच्छे नंबर आते हैं। ठीक है जी, ये बिल्कुल साइंस की तरह। तो आपके 40 में से 30 नंबर, सोचिए जब इंटरव्यू में जाने के लिए आपके 10 नंबर कम पड़ जाते, मैं सिर्फ 5 नंबर से रह गया, 6 नंबर से रह गई, 7 नंबर से रह गई, ये जो बातें आप करते हो, सोचो जब आपके दूसरों से, आपकी कॉम्पिटिटर से आपके 20 प्लस रहेंगे, आपके 25 प्लस रहेंगी, तो आप आराम से इंटरव्यू फेस करोगे। जजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, किसी को नहीं आता है जजमेंट राइटिंग और लोग जो इसको हल्के में भी लेते हैं, बाद में ये हालत हो जाती है
कि आपको सीखने का समय भी नहीं रहता। जब आपको ये एहसास होता है, अभी आपको लग रहा होगा कि हम कर लेंगे, महीना पर निकल जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, फिर आप कोशिश करोगे पढ़ने की, समझ में नहीं आएगा, और जब आप ये डिसाइड करोगे आपको जजमेंट राइटिंग सीखना है, तब आप बोलोगे कि अब तो 15-20 दिन रहे, अब तो मैं सीख भी नहीं सकता। ऐसी कंडीशन में आपको छोड़ के आना पड़ता है। कई कैंडिडेट जिन्होंने 4-4 5-5 मेंस दिए, वो अगर जजमेंट का पोर्शन हम छोड़ के आते थे 40 मार्क्स का। इसलिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसलिए ये तो मैंने आपको स्ट्रक्चर समझाया कि जजमेंट का कितना इंपॉर्टेंस आपके रहेगा, ठीक है। इसमें आपके सिविल की बात करूं, इशू फ्रेमिंग, आपके ऑर्डर राइटिंग और आपके जजमेंट ऑफ सिविल, ठीक है। दूसरा क्रिमिनल में चार्ज फ्रेमिंग, ठीक है, चार्ज शीट और चार्ज फ्रेमिंग, ऑर्डर शीट एंड जजमेंट ऑफ क्रिमिनल, ठीक है। ये आपके पोर्शन रहने वाला है, ठीक है। अब देखेंगे इसके आगे, थोड़ा सा बताऊंगा 2013 से लेकर 2024 का, और अभी तो 25 भी आ गया, तो इसका क्या लेवल रहेगा वो भी बता दूंगा। देखिए इस क्लास को ढंग से देखना, ऑलमोस्ट जो है मेरी जजमेंट की क्लास से यूट्यूब पे सर्चिंग में टॉप पे ऑलमोस्ट, ठीक है। तो ये आप ही लोगों का प्यार है, ठीक है, कहीं दिक्कत नहीं आएगी आपको इसमें। ये इसलिए समझा रहा हूँ कि 2013 के जो दौर था, मैं एक पीवाईक्यू के बेस पे आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि विच काइंड ऑफ क्वेश्चन इज डिमांडिंग ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, क्या डिमांड है। पहले ये बोलते थे 302 पे चार्ज लिखो, पहले ही बोलते थे कि मर्डर हो गया है, ठीक है ना, तो मर्डर पे आपको क्या करना है, एक जजमेंट लिखना है, सीधी बात, ठीक है। यानी बहुत इजी वे में आप कोई भी इमेजिनेशन करते हुए कुछ भी लिख सकते थे। उसके बाद में दौर बदला, 2014-15 का दौर है, ठीक है, 2014 और 15। इस दौर में क्या हुआ, थोड़ा सा उसको एक स्टोरी बना के सामने रखा गया और बताया कि ऐसी ऐसी घटना थी, ऐसी ऐसी एक लड़की थी, उसके साथ में जो है उसको जला के मार दिया गया, या उसके साथ में ये हुआ, किसी आदमी को जो है किसी ने हर्ट कर दिया या ग्रीवियस हर्ट कर दिया, उपधिकारित हो गई, गौर उपधिकारित हो गई, ऐसा करके कहानी बना के आपके सामने रखी, और उसके सामने उन्होंने बोला कि उसको क्या हुआ है, हर्ट हुआ है। अब उस पर जजमेंट जजमेंट लिखो, या फिर उस पर जो है आपको चार्ज फ्रेम करना, सीधी बात, तो भी सीधी बात है, ठीक है। उसके बाद में जो दौर है 2017, इस जो 2017 का जो दौर था, यहाँ से मामला थोड़ा बदल गया। यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम को आपके सामने रखने की कोशिश की, ठीक है। इस लेवल पे नहीं रखा जितना लेवल अभी है, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रॉब्लम जो है डालने, कंक्लूजन डालने की कोशिश की, ओके जी। ये 2017 का दौर था। अब 17 के बाद में जब आपका 2021 का एग्जाम हुआ है, 2021 का, इस 2021 के एग्जाम में इन्होंने यहाँ पर प्रॉब्लम को बहुत प्रैक्टिकल बना दिया, इतना प्रैक्टिकल बना दिया कि उन्होंने ये भी बता दिया कि PW1 और PW2 कौन है, ये चीजें भी उन्होंने रखनी शुरू कर। जब यहाँ पर ये काम आ गया तो लोगों के होश उड़ गए, मतलब स्टार्ट कहां से करना, आप ऐसे फंस गए ना, PW1 कौन होता है और 2 कौन होता है। अब वैसा अगर आप डिसाइड किया और उन्होंने अलग से पूछ लिया फिर, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आपको फंसाने वाला काम यहाँ कर दिया गया। अब 2024 का जो आपका अटेम्प्ट हुआ है, 2024 का जो हुआ है, ठीक है, इसमें एक नई चीज और सामने आई। दो चीजें बता दूं। पहला तो ये कि जैसे उन्होंने जेजे का क्वेश्चन आपके सामने रखा था कि एक 16 साल का लड़का था, गाड़ी उसने चलाई थी, हिट कर दिया, 2 जने जो है डेथ हो गई थी, ऐसी घटना पुणे में, ऐसी घटना जयपुर में पिछले 2 से 3 सालों में हुई। यानी कि करंट अफेयर्स के बेस पे उन्होंने क्वेश्चन पूछा। यानी कि हमने एक चीज और सीखी कि करंट अफेयर्स को अपडेटेड चीजों के साथ साथ में जजमेंट भी दिया जाने लगा है। यानी जो जेजे का क्वेश्चन था वो इसके बेस पे था, ठीक है। सेम कंडीशन जेएलएम जयपुर और पुणे में उन्होंने ऐसा राइटिंग कराया था कि उसको ऐसे लिख के दे दो, और यहाँ पे मामला पेंडिंग। ये चीजें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन है वो प्रैक्टिकल बेस तो थे ही थे, अब उसके साथ उन्होंने अपडेटेड, यानी कि आज के लेटेस्ट जो चल रहा है, क्या घटनाएं हो रही है हमारे साथ इस दुनिया में, इंडिया में जो हो रही है, उसके हिसाब से उन्होंने क्वेश्चन बनाना शुरू किया। दूसरा उन्होंने क्या क्वेश्चन बनाना शुरू किया कि हम ये सोचते थे कि जो मेन पार्ट, मेन का मतलब जैसे कि हर्ट है, ग्रीवियस हर्ट है, थेफ्ट है, रॉबरी है, एक्सटॉर्शन है, मर्डर है, कल्पेबल, इस टाइप के क्वेश्चन, तो उनको लगा कि ये मेन पार्ट है। अब उन्होंने ऐसी चीजें भी जिसको आपने बिल्कुल अवॉइड करना, हम देखा यहाँ से तो पूछ ही नहीं सकते, अब वो भी पूछने लगे, ठीक है ना। वो था ना कि वो एक पुलिस वाले उसको लेके जा रहे थे, उसने बोला कि हमको ये टॉयलेट करना है, और वो वहां से भाग गया, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या कस्टडी थी या नहीं थी, कैसे मानोगे, क्या सेक्शन लगेगा, इस तरीके के क्वेश्चन जो बहुत इजी थे, जो किसी ने पढ़े भी नहीं कि ये थोड़ी पूछेंगे, तो आपको मतलब पूरा एरिया कवर करना भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी, समझ के। और फाइनल बात, अब मैं जजमेंट राइटिंग का शुरू करने से पहले एक लाइन आप लास्ट आपको बोल रहा हूँ कि जब आप हिंदी और इंग्लिश जो 15-15 नंबर की आती है प्री में, इसको पढ़ने के लिए मैं जानता हूँ लोग 1 या 2 साल में कोचिंग करते हैं, ठीक है। जब हिंदी इंग्लिश की कोचिंग आप 1 साल 2 साल करते हो, जो जो 5-10 हजार की फीसें लेते हैं हर महीने, ठीक है ना, ये 2 महीने का कोर्स है, 3 महीने का कोर्स। अब उन 15 नंबर के लिए जब आप साल 2 साल कोचिंग कर सकते हो, और यहाँ जब 40 नंबर है, और वो भी कब, जब आप मेंस में पहुंचे, 44 की वैकेंसी में जब आप मेंस में पहुंचे हो, कितनी जरूरत है आपको, एक भी नंबर नहीं छोड़ना चाहिए। 44 की वैकेंसी में जो मेंस दे रहा है, कितनी मुश्किल से पहुंचे मेंस में, तो ये 40 नंबर आपके लिए कुछ भी नहीं है क्या, ठीक है ना।
तो आपको जजमेंट क्यों सीखना चाहिए मैंने बता दिया। चलिए अब क्लास को शुरू करते हैं। मैं जीरो से स्टार्ट करूंगा, बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से जजमेंट आएगा। बिल्कुल ढंग से देखना, आपको सारी चीजें सिविल और क्रिमिनल की आपके सामने रख दूंगा। आप अपना फोकस इस क्लास पे रखेंगे, ठीक है जी। एक एक चीज भी ध्यान देंगे आप लोग। देखो, जजमेंट राइटिंग की शुरुआत जो होती है, हमेशा कहता हूँ मैं, चार से होती है। कहाँ से होती है? चार से, यानी कि आरोप से। ये आरोप पत्र नहीं है। आरोप पत्र का मतलब होता है चार्जशीट, और चार्जशीट आफ्टर इन्वेस्टिगेशन, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, आईओ, अन्वेषण अधिकारी, वो कोर्ट के अंदर जो है सबमिट करता है या पेश करता है, ठीक है। यानी कि चार्जशीट शब्द नहीं है, ये चार्ज फ्रेमिंग सिखा रहा हूँ, यानी कि आरोप का प्रारूप, प्रारूप, ठीक है। ये चार्जशीट नहीं है, चार्ज फ्रेमिंग है, ओके, ठीक है। अब जो है चार्ज की शुरुआत करते हैं। चार्ज कहाँ दे रखा है ये शब्द? ये सीआरपीसी, सीआरपीसी में दे रखा है। कहाँ दे रखा है? टू के बी में दे रखा है, ठीक है, यानी कि टू के ख में दे रखा है, यानी कि ये बी एन एस एस, बी एन एस एस, यहाँ के टू के क्लोज वन के ये एफ में दे रखा है, यानी कि च में दे रखा है, ठीक है। मैं नए एक्ट और पुराने एक्ट दोनों को साथ लेके चलूंगा। माइनर एक्ट और जो लोकल नए नए जुड़े राजस्थान के, उनको भी साथ में लेके चलूंगा। आप अपना फोकस यहाँ पे बनाए रखें क्लास में जी। चार्ज की जो शुरुआत हमने की है, मैंने शब्द को पढ़ा यहाँ पे कि कहाँ दे रखा है, तो सीआरपी से बीएनएस में, टू बी में, या फिर टू के एफ, वन के एफ में दे रखा है बीएनएसएस, ठीक है। अब क्या दे रखा है? दे रखा है, उन्होंने ये कहा कि मोर देन वन है, यहाँ लिख देता हूँ, मोर देन वन हेड, हेड, मोर देन वन हेड, यानी कि एक से अधिक, एक से अधिक शीर्ष, ठीक है। दिस इज माय क्वेश्चन टू यू। शीर्ष क्या है, हेड क्या है? तो शीर्ष, हेड का मतलब ये है कि किसी भी इंसान पे जब ये ब्लेम लगता है, और ये कहा जाता है किसी भी एक्स वाई जेड पे कि आपने ये काम किया, दो किया, तीन किया, चार किया, यानी कि जो जितने ब्लेम आपके सामने होंगे, जितनी पॉइंट आउट की जा रही है, वो आपके हेड बन जाते हैं, ठीक है। यानी कि एक इंसान चार चार पांच पांच सेक्शन जिसके ऊपर लग रहे हैं, जितने सेक्शन लग रहे, जितनी धाराएं लगी, जितने अपराध आपने किए, जितने डेफिनेशन व्हिच इज स्पेसिफाई एंड डिफाइन इनसाइड योर पिनल कोड, या आपके जो है ये बीएनएस है, या भी और भी लोकल वगैरह जो भी है, कोई भी एक्ट हो, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा? कुछ नहीं बताया, मैंने जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ। जजमेंट राइटिंग शुरू किया, चार सेंटेंसेस की शुरुआत होती है, ठीक है। मोर देन वन हेड, एक से अधिक शीर्ष, वहां पे दे रखा है चार शब्द जो दे रखा है, कहाँ दे रखा है? सीआरपीसी टू के बी में, और बीएनएस के टू के वन के एफ में दे रखा है, गॉट इट। अब बात करते हैं, चार्ज दो प्रकार के होते हैं। पहला है वन हेड चार्ज, ठीक है, और दूसरा है टू हेड चार्ज, ठीक है। वन हेड चार्ज, टू हेड चार्ज। वन हेड का मतलब किसी ने मर्डर किया, 302 लग गया, बीएनएस की बात करूं 103 लग गया, गॉट इट। ये आपका वन हेड चार्ज, बिल्कुल सिंपल तरीका। वन हेड चार्ज क्या है? 302 लग गया, ये 103 लग गया, ये आपके वन हेड चार्ज हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर भी ये दिखाता हूँ मैं, 302, लेकिन 302 के साथ में अगर किसी ने 34 लगा दिया, ये टू हेड का चार्ज हो गया, क्योंकि दो जने हैं कॉमन इंटेंशन, यानी कि 103 होता। अगर बीएनएस की बात करूं, बीएनएस की बात करूं, 103 हो गया, 103 ऑब्लिक करके टू का 5, ठीक है, जो आपकी कॉमन इंटेंशन की बात करता है, ये टू हेड का चार्ज होगा, ठीक है। और बताऊं मैं आपको, जैसे यही नहीं, अगर किसी ने ये बोला, अगर किसी ने ये बोला, ठीक है, अगर किसी ने ये बोला कि वहां पर जो है 325 हर्ट हो गया किसी को, सॉरी ग्रीवियस हर्ट हो गया, ठीक है, और दूसरा 326 की बात करें विद डेडली वेपन हो गया, या फिर बीएनएस की बात करूं, मैं क्लोज में लिख रहा हूँ बीएनएस का, अगर उन्होंने बोला कि 117 क्लोज टू हो गया है, 118 क्लोज टू हो गया, ठीक है ना, अगर ऐसी बातें हो गई, या फिर इसके साथ साथ में जो है 34 भी था कुछ, तो यानी कि यहाँ पे 2 का 5 भी आ गया, ठीक है, ये चीजें। अब ये जो चीजें आपके सामने रखू, चाहे 3 सेक्शन, 4 सेक्शन, 10 सेक्शन, ये आपका मोर देन टू हेड, यानी कि ये यहाँ पर टू हेड का चार्ज हो गया, दो शीर्ष का आरोप हो गया। लेकिन इन दोनों ही चार्ज फ्रेमिंग के जो टाइटल होगा, ठीक है, वो रहेगा आपका, जो शीर्ष रहेगा वो रहेगा सिर्फ और सिर्फ चार्ज, क्या रहेगा? चार्ज रहेगा, यानी कि आरोप, क्या बोलोगे आप? आरोप। दो शीर्ष का आरोप, तीन शीर्ष का आरोप, एक शीर्ष का, 10 शीर्ष का आरोप, ऐसा नहीं लिखा जाएगा जब भी आप लिखोगे आपके आंसर राइटिंग में, ठीक है। गॉट इट, यहाँ तक चीजें आपके सामने समझ में आया? यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े जी। यस, देखो अब ये क्या चीजें हैं, क्या है चार्ज फ्रेमिंग, जजमेंट राइटिंग, सब मैं बताऊंगा, लेकिन आप पहले सामने देखिए, फोकस करते हुए देखिए। ये एक रोड बना हुआ है, ठीक है, एक रोड है, बिल्कुल ढंग से देखेंगे सारी चीजों को।
कहानी आपके सामने है। क्या है ये, सपोज कीजिए एक मार्केट है, ठीक है। ये क्या है, एक मार्केट, एक बाजार है, ठीक है। अब यहाँ पर एक एक महिला यहाँ पर सब्जी खरीद रही है, ठीक है। बिल्कुल ढंग से चीजें देखेंगे, बिल्कुल सामने करो आपके। एक महिला क्या कर रही है यहाँ पे, सब्जी खरीद रही है। एक पब्लिक प्लेस है, ठीक है, क्योंकि मार्केट क्या है, पब्लिक प्लेस का पार्ट है, लोक मार्ग कहते हैं जिसको, ठीक है। अब यहाँ पे एक बाइक पर बैठ के एक लड़का आता है, ठीक है। एक लड़का जो है ये बाइक पे बैठ के आता है और फास्ट फास्ट जिग में गाड़ी चलाता है, और महिला के पास से निकलता है, उनको हल्का सा टच हो जाता है, महिला गिर जाती है, ठीक है। महिला वहां से गिरी, गिरते ही जो है वो सपोज कीजिए बेहोश हो गई। महिला जो है नाउ इनसाइड ऑफ हॉस्पिटल, कहाँ है वो, हॉस्पिटल। दिस इज माय क्वेश्चन टू यू, विच काइंड ऑफ ऑफेंस हैपेंड इन दिस पर्टिकुलर स्टोरी। यहाँ पर कौन सा अपराध कारित किया गया है। महिला अभी कहाँ पे है, ये महिला अभी हॉस्पिटल में पहुंच गई। लड़के ने गाड़ी चलाई थी, लड़का जो है वो 21 का था ईयर का, ठीक है। मैं वो चीजें वाली बातें आप तक नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन आप बताइए क्या ऑफेंस हुआ। तो मैं समय नहीं कमाऊंगा, सीधी बात करूंगा कि लड़के ने जैसे ही गाड़ी चलाई, इनको टच हुआ, ये हॉस्पिटल में पहुंच गई, सीधा ही यहाँ पे 279 तो हो ही गया। 279 बीएनएस के बाद तो 281 हो ही गया। गॉट इट, चीजें समझ रहे हो आप। क्या हुआ यहाँ पे, नेग्लिजेंसी से, लापरवाही से गाड़ी चलाई। दूसरा क्वेश्चन, क्या महिला को अगर टच नहीं होता और ये फास्ट जिगजैग में गाड़ी चला के निकल जाता, तो सेक्शन क्या लगता, तो भी सेक्शन यही लगता। क्यों लगता, क्योंकि इस सेक्शन में ये दे रखा है कि मेन चीज जो है वो है पब्लिक प्लेस, यानी कि लोक मार्ग। क्या होना चाहिए, लोक मार्ग होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, लोक मार्ग, पब्लिक प्लेस होना चाहिए, प्राइवेट प्लेस नहीं होना चाहिए, पब्लिक प्लेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने पब्लिक प्लेस में उतावलेपन से या नेग्लिजेंसी से रश में आपने क्या किया, ड्राइव किया, गाड़ी चलाई। गॉट इट, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, ये उन्होंने अपराध यहाँ पे किया। अब महिला को कितनी लगती है उसके ऊपर जो डिपेंड करेगा। जैसे हम आईपीसी 337 338 पढ़ते थे, वो वाली कैटेगरी फिर यहाँ पे बनेगी, जितनी चोट लगी, ठीक है। अभी हम वहां नहीं जाएंगे, लेकिन ये कौन सा ऑफेंस है, तो उन्होंने जो ऑफेंस किया वो कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, ये हो जाएगी, ये बेलेबल ऑफेंस, ठीक है। अब ये जब कोर्ट में मामला जाएगा तो कौन ट्रायल करेगा, विच कोर्ट कैन ट्रायल, कॉम्पिटेंट कोर्ट कौन सा है, तो यहाँ पर एनी मजिस्ट्रेट, एनी मजिस्ट्रेट, एनी मजिस्ट्रेट कैन ट्रायल दिस पर्टिकुलर ऑफेंस। तो सर ये एनी मजिस्ट्रेट क्या होता है, तो एनी मजिस्ट्रेट का मतलब होता है कि जैसे आप आरजेएस बनोगे ना, इसको थोड़ा ऊपर कर रहा हूं मैं, जैसे आप आरजेएस बनोगे तो आप बनोगे सीजे, सिविल जज, ठीक है। प्रमोशन होगा तो एसीजे, फिर 3 साल 4 साल बाद बनोगे आप सीजे। ये जो कोर्ट है आपका, ये है आपका मजिस्ट्रेट कोर्ट, ठीक है। तो एनी मजिस्ट्रेट कैन ट्रायल का मतलब इनमें से कोई भी ट्रायल कर सकता है, किसी भी कोर्ट में जा सकता है मामला, एसीजे की कोर्ट में चला गया, सीजेएम की कोर्ट में चला गया, या फिर सीजे की कोर्ट में चला गया। गॉट इट, ठीक है। एडीजे नहीं बोला मैंने, सेशन कोर्ट नहीं बोला, ठीक है। ये मामला यहाँ तक पहुंच गया, ओके जी। अब क्या पनिशमेंट है यहाँ पे, तो 1K की पनिशमेंट है यहाँ पे, ठीक है ना। 1K का पनिशमेंट, 1000 का जो है पनिशमेंट है, और 6 मंथ तक का मामला रहता है, 6 मंथ, ठीक है, 6 माह, या फिर 1K या फिर बोथ, दोनों, ठीक है। ये इनका पनिशमेंट, यहाँ तक मामला ठीक है। अब कहानी में क्या ट्विस्ट है कि जो ये मैडम जो अभी हॉस्पिटल में है, नाउ शी पास, ठीक है ना, ठीक, ओके, पास, ठीक है। अब जो है वो इस दुनिया में नहीं है, नाउ शी पास, ओके। अब वो इस दुनिया में नहीं है, वो मर गई। तो अब कौन सा सेक्शन लगेगा, मामला अब किस कोर्ट में जाएगा। देखो जब जिंदा थी सेक्शन अलग है, कोर्ट अलग है, जैसे मर गई सेक्शन अलग है, कोर्ट अलग है। जैसे ही महिला मर जाती है, जैसे ही महिला मर जाती है, मामला पहुंच जाएगा, जैसे महिला की डेथ हो गई तो 279 का जो मामला था, यानी कि हमने 281 की बात की बीएनएस की, वो मामला पहुंच जाएगा 304 ए के, ठीक है। यानी 304 ए के अंदर मामला पहुंच गया, वही आपका 106 जो बीएनएस आप ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, उसको पार्ट 1 मानना, ठीक है, पार्ट 2 नहीं। पार्ट 2 में अभी 10 साल की हिट एंड रन की केस में 10 साल का मामला चल रहा है। तो ट्रक ड्राइवर से जो स्ट्राइक की थी, जो हड़तालें हुई थी, उसके रिगार्डिंग बीएनएस सारी लागू हो चुकी है 1 जुलाई 2023 से, लेकिन ये वाला जो पोर्शन है कौन सा 106 पार्ट 2 वो नहीं हुआ है, 4 साल की पनिशमेंट है। तो ये पार्ट 1 ही चलेगा रिगार्डिंग अभी के लिए, ठीक है। ये कौन सा ऑफेंस है, ये भी कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ओके। ये अवेलेबल है, ये अवेलेबल ऑफेंस। और कौन सा मजिस्ट्रेट ट्रायल करेंगे, ये सेशन जज करेंगे, कौन करेंगे, तो यहाँ पे दे रखा है ओनली जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। कितनी टेक्निकल बात, जबकि जबकि यहाँ पे 2 साल का पनिशमेंट दे रखा है, 2 ईयर का पनिशमेंट, ठीक है। जबकि 2 साल का पनिशमेंट है वहां 6 महीने का, लेकिन एनी मजिस्ट्रेट, और यहाँ पे 2 साल का होने के बावजूद सिर्फ और सिर्फ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कैन ट्रायल दैट दिस पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए, ठीक है ना। इस ऑफेंस के लिए कौन ट्रायल करेगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, गॉट इट। फर्स्ट क्लास, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट जो है, प्रथम श्रेणी की न्यायिक मजिस्ट्रेट, वो क्या करेंगे, ट्रायल करेंगे। किसका ट्रायल करेंगे, जब हिट एंड रन का केस हो जाएगा, तब मामला 2 साल तक का है यहाँ पर,
106 पार्ट 1, 106 पार्ट 1 बीएनएस। गॉट इट? कहानी को समझे आपने, तरीका समझियो। कुछ नहीं बताना, बेसिक बताने की कोशिश करती हूँ। मैंने जजमेंट राइटिंग पढ़ाना शुरू नहीं किया, बस मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ कि इस तरीके से कहानी आपके इधर सामने रखी जाती है तो मामले ऐसे घूम जाते हैं। चलिए एक पीवाई क्यू बताता हूँ जो आपको हेल्प करेगा। पीवाई क्यू देखेंगे आप लोग। पीवाई क्यू जजमेंट का है आपका, राजस्थान का आरजेएस का। उसमें क्या था, सेम चीज, ऐसे ही एक महिला जो है कहीं खड़ी थी मार्केट में वगैरह, ऐसे ही बाइक सवार आता है, ठीक है, बाइक सवार आता है अपने एक दोस्त के साथ में, गाड़ी रोकता है और महिला की तरफ झपट्टा मार के उनकी गले की चेन को खींचता है सामने से। महिला कोशिश करती है रोकने की, लेकिन वो झपट्टा मार के वहां से निकल जाता है और महिला को धक्का देके वहां से निकल जाता है, ठीक है। औरत जो है वो खूब चिल्लाती है कि चोर चोर चोर, बचाओ बचाओ, चोर चोर, जो है मेरी जो है चेन चोरी हो गई, ऐसे करके जो भी है, ठीक है। दिस इज माई क्वेश्चन, यहाँ पर कौन सा ऑफेंस हुआ, विच काइंड ऑफ ऑफेंस हैपन इन दिस पर्टिकुलर मैटर या स्टोरी, बताइए बताइए। मैं ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा क्योंकि मुझे काफी चीजें आपको इस वीडियो में बतानी है, इसलिए मैं बताऊंगा कि देखो दिमाग में आपको आ रहा होगा कि ये तो थेफ्ट हो गया, किसी के आ रहा होगा कि ये तो रॉबरी हो गया, यानी कि या तो चोरी हो गया, ठीक है, और या फिर क्या हो गया, ये लूट हो गया, ये आ रहा होगा दिमाग पे, चोरी है ये लूट। बताइए कौन क्या हुआ यहाँ पे। तो समझने का एक तरीका देखना जो हमेशा आपके काम आएगा कि यहाँ पे क्या चीज हुई है। तो ये चीज मैं हमेशा बोल के बताता हूँ। देखिए आप लोग, चोरी चोरी चुपके चुपके, क्या लिखा मैंने, चोरी चोरी चुपके चुपके। लाइफ में जो भी चोरी चोरी चुपके चुपके हो जाए उसको हम कहते हैं चोरी। क्या कहते हैं, चोरी। चोरी से काम हुआ, चुपके से वो काम हो, क्या हो रहा है वो चोरी, वो थेफ्ट बन गई। लेकिन यहाँ तो दिन दहाड़े क्या मचा रखी है उन्होंने, लूट मचा रखी है। तो दिन दहाड़े अगर कोई झपट्टा मार के आपके सामने से चीजें लेके जा रहा है, छीन के लेके जा रहा है, डरा के लेके जा रहा है, तो उसको हम रॉबरी कहेंगे, नॉट थेफ्ट। रॉबरी और थेफ्ट का ये फर्क हमेशा याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, रॉबरी हुआ। कौन सा ऑफेंस है, रॉबरी का ऑफेंस है। कहाँ पे दे रखी है इसकी पनिशमेंट, बाद में बात करेंगे इसके ऊपर, अभी हम मानेंगे, लेकिन फिर भी एक बार यहाँ आएंगे आप लोग। चलिए छोड़िए, इनकी बात कर देते हैं। तो 392 का जो मामला था आपका, वो वाला 309 जो है आपके, फोर वाला जो बात है, यहाँ पर ये सेक्शन अप्लाई होगा, ठीक है। अभी हम वहाँ पे नहीं जा रहे, कहाँ पे कौन सा होगा, ये 309 और क्लोज 4 है, ठीक है। बाकी अगर वो थेफ्ट होता तो 379 की तरफ जाते, 380 की तरफ जा सकते, जैसे जैसा जिस टाइप का ऑफेंस बन रहा है कि 303 बीएनएस क्लोज 1 हो या क्लोज 2 हो, ठीक है, या फिर डेफिनेशन क्लोज है, ठीक है। तो जिस तरीके से ऑफेंस होता उस तरफ हम आगे बढ़ते, अभी इस तरह की बातें हम नहीं करेंगे। चलिए हम जजमेंट राइटिंग शुरू करते हैं, ठीक है। तो जजमेंट राइटिंग शुरू करने के लिए हमको ये समझना पड़ेगा, आपके सामने ये जो फॉर्मेट होता है जजमेंट का, ठीक है, और ये मैं बोल दूंगी ये चार्ज फ्रेमिंग का फॉर्मेट है एग्जांपल के तौर पे, ठीक है। तो ये आपकी चार्ज फ्रेमिंग हो गया और ये आपके हो गया जजमेंट राइटिंग। लेकिन याद रखना इसके अंदर जो लिखा जा रहा है कंटेंट, वो इंपॉर्टेंट है। मैंने स्टार्टिंग में एक बात बोली थी कि क्यों सिर्फ ड्राफ्टिंग आपको आ रही है या सिर्फ किसी ने आपको फॉर्मेट बता दिया तो काम हो जाएगा, नहीं होगा। फॉर्मेट तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो आपकी मेंस में ऐसी कॉपी आएगी, ऐसे क्वेश्चन लिखा होगा, ऐसे उसकी लाइनें छुटी होगी, सीख गए क्या आप लोग, तो क्या इसको सीखने से पास थोड़ी होगी, उसके अंदर क्या लिखना है वो सीखने से पास, समझ रहे हो। तो जो फॉर्मेट आप याद कर रहे हो जजमेंट का, उससे आप पास नहीं होगे, पास तब वो होगे कि उस फॉर्मेट में लिखना क्या है, हाउ टू रिकॉग्नाइज सेक्शन ऑफ पर्टिकुलर ऑफेंस, कि कौन सा ऑफेंस हुआ है, ठीक है ना। ये बड़ी बात है। क्यों क्यों बड़ी बात है, क्योंकि ये सबको पता होना चाहिए कि सबसे पहले आप क्या करते हो, क्वेश्चन को पढ़ते हो एग्जाम, उसके बेस पर आप सेक्शन को रिकॉग्नाइज करते हो कि कौन सा सेक्शन लगेगा। सेक्शन जब लगा तो आपको पता चलेगा कोड कौन सा आएगा। कोड का मतलब या तो वो सेशन कोड होगा और या फिर वो मजिस्ट्रेट कोड होगा। आपके यहाँ तक के क्वेश्चन हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के नहीं आ रहे, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये जो आपके सामने है, अब कोर्ट के बेस पे कोड कौन सा है, सेशन है या मजिस्ट्रेट कोड है, तो पीपी साहब बैठेंगे या एपीपी साहब बैठेंगे, ये भी तो समझ में आना चाहिए, पीपी बैठे या एपीपी बैठे। और पीपी एपीपी सेशन कोड मजिस्ट्रेट कोर्ट की जो है प्रोसीडिंग भी अलग होती है, याद रखना उसकी प्रोसेस भी अलग होती है, एविडेंस सबमिट करने का तरीका भी अलग होता है, तो उनके बेस पे उनकी प्रोसेस चलेगी, क्या चलेगी, उनकी प्रोसेस चलेगी। और प्रोसेस के बाद में हम कैसे जजमेंट लेंगे, सर कैसे जजमेंट लेंगे, किस ग्राउंड्स पे देंगे, आगे क्या होगा, कैसे ओपन कोर्ट में जो प्रोनाउंस किया जाएगा, सारी चीजें आगे से आगे सीक्वेंस वाइज चलती है, ठीक है। ये चीजें आपके सामने मैंने रखी, ओके जी। अब अगर हम कंटेंट की बात करें तो कंटेंट जैसे शब्द कहाँ पे, तो हमको जाना पड़ेगा प्रोसीजर लॉ में। कौन सी प्रोसीजर लॉ आपकी, आईपीसी के रिगार्डिंग सीआरपीसी और बीएनएस के रिगार्डिंग बीएनएसएस। चलिए ये आगे सीआरपीसी, सीआरपीसी चैप्टर 70, बी एन एस एस, बीएनएसएस का आपका चैप्टर 18, ठीक है। ये जो आपका चैप्टर 17 है सीआरपीसी का, 211 से लेकर 224 तक का, इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या नाम है इस चैप्टर का, इसका नाम है चार्ज यानी कि आरोप,
लेकिन इसी का ये सेक्शन 211 जो बात करता है कंटेंट ऑफ चार्ज, क्या कहता है ये, कंटेंट ऑफ चार्ज, हिंदी वाले भी, आरोप की अंतर्वस्तु, आरोप की अंतर्वस्तु मतलब आरोप की जो अंतर्वस्तु जो कंटेंट है वो कैसे ड्राफ्ट में लिखा जाएगा, फॉर्मेट में क्या लिखा जाएगा, अब इसकी बात ये करता है। दूसरी बात इसके भी अंदर भी 234 जो है आपकी 234 ये सेक्शन कंटेंट ऑफ चार्ज, ठीक है, दोनों का। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें है कंटेंट ऑफ चार्ज। अब ये क्या है तो इसके ऊपर देखेंगे हम, इसके ऊपर आप देखेंगे चैप्टर 17 चल रहा है आपका सीआरपीसी का, उसका 18 चल रहा है, 211 सेक्शन उसका 234, ठीक है, दोनों के साथ में लेके चलूंगा। पॉइंट दे रखे यहाँ पे 7 वेरी इंपॉर्टेंट, ये सीख गए तो आपको बहुत चीजें सीखने को मिलेगी। और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि न सिर्फ चार्ज फ्रेमिंग, न सिर्फ जजमेंट राइटिंग, न सिर्फ जो है चार्ज शीट ऑल्सो विच वन इज पार्ट ऑफ जो क्रिमिनल, ठीक है ना, क्रिमिनल का पार्ट है, उसके रिगार्डिंग चलेगी। फर्स्ट हम बात करेंगे कि 211 किसकी बात करता है, तो 211 बात करता है स्टेट ऑफ ऑफेंस। क्या बात कर रहा है, स्टेट ऑफ ऑफेंस, यानी कि अपराध की जो अंतर्वस्तु है इसके रिगार्डिंग अपराध का कथन, अपराध का कथन का मतलब जो भी अपराध हुआ है, जैसा अपराध हुआ है, जहां अपराध हुआ है, जिसके साथ में अपराध हुआ ना, विक्टिम न्यायालय के पास दौड़ के कौन जाता है, जिसके पास जिसका अपराध हो, जिसको दुख पहुंचा है, जो पीड़ित है, जो विक्टिम है, उसके साथ जो कुछ भी है, जो कुछ भी उसके साथ में हुआ है, उसने जो कुछ कहा थाने जाकर या फिर कोर्ट में जाकर, देखो थाने जाएगा तो वो एफआईआर करेगा, कोर्ट में जाएगा तो कंप्लेंट करेगा, यानी कि या तो प्रथम इत्तला रिपोर्ट और या फिर वो क्या करेगा, परिवाद करेगा, ठीक है। तो ये जो कुछ भी वो कहेगा ना, जो उसके शब्द होंगे वो उसमें लिखा जाएगा चार्ज। गॉट इट, इतना समझ गए। पॉइंट नंबर 2, जो कुछ भी उसने कहा। दूसरी बात, स्पेसिफिक नेम है उसका, या उसका ये बोलो कि निर्दिष्ट नाम है उसका कोई, तो वो आपको स्पेसिफाई करना है। कैसे, देखिए, जैसे मैं उदाहरण दूं, मैं एक कोर्ट में था, उदयपुर की बात है, उदयपुर में एक कोर्ट के अंदर एक आदिवासी, कोर्ट के अंदर था मैं, तो उसके अंदर एक आदिवासी जो महिला थी वो कोर्ट में आए हुए थे, और कोर्ट के अंदर जो है प्रोसीडिंग चल रही थी। अब प्रोसीडिंग में क्या हुआ देखेंगे आप लोग, तो कोर्ट के अंदर प्रोसीडिंग में क्या हुआ, तो जैसे ये जज साहब बैठे, अब वो लड़की जो थी वो -16 मान लो, ठीक है। तो उस लड़की के जो फादर थे वो ये कह रहे थे कि मेरी बेटी भी मजदूरी करने गई थी और ये लड़का जो है वो भी मजदूरी करने गया था, तो मेरी बेटी के साथ में जो है खोटा काम हो गया। क्या हो गया, खोटा काम। शब्द पे ध्यान देना आप, खोटा काम कहीं आईपीसी में नहीं देने का, एक शब्द है, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, खोटा काम। अब ये शब्द आपके आईपीसी में कहीं नहीं, या पोक्सो में भी नहीं, जेजे में नहीं, लेकिन उन्होंने मुंह से क्या बोला, खोटा काम। तो पहला शब्द है यहाँ पे कि जो भी स्टेट ऑफ ऑफेंस है, अपराध का कथन जो भी था वो लिखना पड़ेगा, लेकिन उसी शब्द का कोई स्पेसिफिक नेम है, निर्दिष्ट नाम है, यानी अलग से कोई नाम दे रखा है इस खोटे काम के लिए, तो वो आप लिखो। तो कोई ऐसा शब्द है जी सर, जैसे ये खोटा काम शब्द है, इसके रिगार्डिंग जो शब्द है उसके लिए हमारे पास में बलात्कार या रेप जैसे शब्द आईपीसी में है। खोटा काम नहीं बोल सकते, लेकिन रेप जैसे बोल सकते। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन दे दिया ना कि कोई स्पेसिफिक नेम दे रखा है, वो आप लिखो, तो वो लिखेंगे। तीसरी बात, दो चीजें। तीसरा, अगर नाम भी नहीं दे रखा है तो इतना उसे डीप और डिफाइन कर दो, उस ऑफेंस को जो काम किया गया है उसको इतना डिफाइन करो कि जज साहब के समझ में आ जाए कि ऑफेंस हुआ कौन सा, ठीक है, ये उनके समझ में आ जाए, बस इतना आपको डिफाइन कर देना है। और दूसरा, अक्यूज को भी समझ में आ जाए कि भाई उसने कौन सा ऑफेंस किया, क्योंकि आर्टिकल 22 के अंदर ये दे रखा है कि अक्यूज को भी तो बताना पड़ेगा कि भाई उसने ऑफेंस कौन सा किया है। ऐसे थोड़ी आप किसी को पकड़ के जेल में डाल दोगे, तो उसको समझाना पड़ेगा, ठीक है। क्या बताया मैंने, वो स्टेट कौन से थे स्टेटमेंट वो बताओ, दूसरा उसका नाम है वो बताओ, तीसरा उसको डिफाइन करो, इनको समझ में आ जाए। चौथा, अगर कोई एक्ट है जैसे कि आईपीसी बीएनएस और उसका कोई सेक्शन है तो वो भी लिखो कि फिलहाल फिलहाल आईपीसी के 375 में या 376 में या 370 एबीसीडी जो भी है उसके रिगार्डिंग ऑफेंस हुआ, या पोक्सो के रिगार्डिंग, जेजे के रिगार्डिंग, या आईटी एक्ट, एक्साइज एक्ट, आपके तो खूब सारे एक्ट इस बार, ठीक है ना, उसके रिगार्डिंग हुआ। पांचवा पांचवा पॉइंट आपको ये कहता है कि कंडीशन पूरी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, कंडीशन पूरी होनी चाहिए। क्या मतलब है सर कंडीशन का, शर्त। शर्त कौन सी, शर्त का ये मतलब है, ये शर्त ये यहाँ लिख रहा हूँ, जैसे कि आपकी आईपीसी उसका एक सेक्शन है 378, यानी कि 303 क्लोज 1 जो है आपका बीएनएस का, यहाँ बीएनएस लिख रहा हूँ, ठीक है, ये बीएनएस, ठीक है। इसके अंदर क्या बताया, कंडीशन बताइए किसकी, चोरी की, जो चोरी हो रही है, जो थेफ्ट हो रहा है, उसकी कंडीशन क्या क्या हो सकती है, तो वो देखो आपके साथ। पहला, मूवेबल प्रॉपर्टी,
यानी कि जंगम, एक जंगम संपत्ति, यानी कि पेन मेरे हाथ में जंगम संपत्ति, लेकिन अगर घर में जहां मैं खड़ा हूँ वो जंगम संपत्ति यानी कि मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं। बिल्कुल ढंग से सुनना। तो मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, उसको क्या किया, उसको मूव कर दिया, यानी कि हटाना, हटा दिया एक जगह से दूसरी जगह लेके गए। तीसरा, उसको डिसऑनेस्टली हटाया, यानी कि बेईमानी पूर्वक, बेईमानी से आपने हटाया है, आपका जो इंटेंशन जो था वो गलत था। चौथा, किसी पोजीशन से, यानी किसी के कब्जे से हटाया है आपने, ठीक है ना। पोजीशन क्या होता है सर, ये पेन मेरे हाथ में देख रहे हो, ये मेरा पोजीशन मेरे हाथ के अंदर है। लेकिन लेकिन मेरा मोबाइल मेरे जेब के अंदर है, वो भी मेरा पोजीशन, लेकिन मैं अपनी गाड़ी के अंदर नहीं बैठा, ठीक है। तो क्या वो मेरा पोजीशन नहीं है? अभी कोई गाड़ी चोरी करके लेके जाए तो पोजीशन, उस गाड़ी के कागजात, उसकी आरसी, ये सब मेरे नाम के हैं, वो मेरा पोजीशन। मैं अपने घर में नहीं बैठा हूँ, लेकिन घर के कागजात अगर मेरे नाम के हैं तो वो मेरा पोजीशन। हर कोई इंसान अपने घर में थोड़ी बैठा रहेगा और दूसरा कब्जा करेगा, तो आप थोड़ी बोलोगे सर मैं उस समय घर में नहीं था। कब्जे का मतलब है कि आपके पास में उसकी अथॉरिटी है, पावर ऑफ अटॉर्नी आपके पास में है, ठीक है ना। वो अथॉरिटी आपके पास में थी, एज ए मालिकाना हक जो था वो आपका था, ओनरशिप वाला, वो आपका पोजीशन है, उसके आप कागजात दिखाओगे, दैट्स इट योर पोजीशन। तो क्या बताया मैंने, मूवेबल प्रॉपर्टी को मूव कर दिया डिसऑनेस्टली किसी के पोजीशन से विदाउट कंसर्ट, आपने उनकी सहमति नहीं ली थी। तो ये कंडीशन जब आपने पूरी की ना, तब जाके एक ऑफेंस हुआ जिसका नाम है चोरी, थेफ्ट। बात समझ रहे हो? तो कंडीशन पूरी होनी चाहिए, ठीक है ना। कंडीशन पूरी होनी चाहिए जो यहाँ पे दे रखा होता है हमेशा, कि वो कंडीशन कंप्लीट हो रही है, इसका मतलब ऑफेंस यहाँ पे हुआ है। कई बार हम, ठीक है ना, जो जो ऑफेंस जिस कैटेगरी से हो रहा है वो कंडीशन पूरी होनी चाहिए, कि बलात्पूर्वक और उसने ये किया, या जबरन ये चीजें की, या फिर जो है उसे उपहत्या कारित की, या फिर उसकी सहमति के बिना ये चीजें हुई, तो वो सारी कंडीशन, वो सारी लैंग्वेज जो है आपकी लीगल लैंग्वेज, वो कंप्लीट होनी चाहिए। Got it? कितना समझ रहे हो आप? 6, तो नॉर्मल चीजें आपकी लैंग्वेज, ठीक है, यानी कि आपकी भाषा। भाषा किसकी? मेरी, आपकी, किसी एडवोकेट की, किसी जज की, या सेशन कोर्ट की, या मजिस्ट्रेट कोर्ट की, हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की, किसकी लैंग्वेज? तो ये जो लैंग्वेज है ये बताई गई है कि उस कोर्ट की भाषा होनी चाहिए, ठीक है। मैं ज्यादा डेप्थ में नहीं बताऊंगा, मैं बार बार एक इंडिया का मैप बना के या राजस्थान का मैप बना के भी समझाता हूँ वैसे, बट आप मेरे को दूसरा वीडियो देख सकते हो जो एक बार इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा, उसके अंदर मैंने वो मैप वगैरह से भी थोड़ा समझाया, ठीक है। तो वो कोर्ट की भाषा होनी चाहिए, जैसे कि राजस्थान है तो राजस्थान की भाषा हो, जैसे जयपुर, या फिर कोई इंडिया की बात है तो इंडिया में कोई पड़े हुए स्टेट की, जैसे कोई केरला का तो मलयालम हो गई, महाराष्ट्र का तो मराठी हो गई, तो वो लैंग्वेज। तो जैसे राजस्थान की बात करूँ तो यहाँ हिंदी चलती है, ठीक है, क्योंकि राजस्थानी भाषा को मान्यता नहीं मिली, वैसे यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज आपकी मजिस्ट्रेट कोर्ट तक की भाषा, या सेशन कोर्ट में भी हिंदी ही चलती है, हाई कोर्ट में भी राजस्थान में 80% हिंदी चलती है, ठीक है, 80 to 90%, ठीक है। ये चीज मैं आपको बेसिक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पॉइंट 7, आखिरी जो बिंदु है आपका, वो ये बात करता है कि अगर प्रीवियस को कन्विक्शन हो चुका है और अब सब्सिक्वेंट कन्विक्शन हुआ है, मतलब 2020 में रामू ने चोरी की थी, कन्विक्शन हो गया था, कन्विक्शन का मतलब दोष सिद्ध हो चुका था कि रामलाल ने चोरी की, बात करता, ठीक है। अब उसको पनिशमेंट नहीं मिली थी, बाकी थी, कल सुनाएंगे पनिशमेंट, ये बात है। अब दौर आया 2025 का, जनवरी में फिर से रामलाल ने चोरी की, फिर पकड़ा गया, फिर कन्विक्शन, यानी कि दोष सिद्ध हो चुका है कि उसने चोरी की। अब दोनों को दोनों टाइम की सजा उसकी बाकी है ना, तो ये पॉइंट कहता है कि आप दोनों को जो है इनहेंस्ड पनिशमेंट दे सकते हो, वर्धित दंड जिसे कहते हैं, ठीक है, यानी कि बढ़ाकर या जोड़ के दंड दिया जा सकता है। ये बात करता है पॉइंट नंबर 7, प्रीवियस कन्विक्शन, यानी कि पूर्व पूर्व जो दोष है उसका, और जो पश्चातवर्ती जो दोष है, इन दोनों को जोड़ के एक सजा दी जा सकती है। समझ करो कि 3 साल उस समय चोरी किया था, 3 साल ये था, 3 हमेशा पूरा मिलता नहीं, मैं हमेशा कहता 0 3 का मतलब मैक्सिमम है, 1 महीना भी मिल सकता है, 1 दिन भी मिल सकता है, जो भी माननीय को अच्छा लगे। तो सपोज कर 2 साल और ये 2 साल, दोनों को जोड़ के 4 साल की पनिशमेंट मिल जाएगी। आईपीसी 75 सेक्शन आपने पढ़ा होगा, चैप्टर 12 और चैप्टर 17 आपको याद होगा, थोड़ा बहुत 19 चीजें, ठीक है। बाकी ये चीजें मैं जो है वो डेप्थ में कराऊंगा, किस तरीके से कैसे डील की जाएगी, क्या फॉर्मेट रहेंगी, ठीक है। यहाँ से जजमेंट सीखने के बाद में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, चाहे कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, चाहे वो मेजर लॉ है, न्यू है, ओल्ड है, माइनर लॉ है, या फिर लोकल लॉ है, ठीक है। अब बात करते हैं हम सिविल की, ठीक है। अब हम बात करेंगे सिविल। सिविल के अंदर देखेंगे आप लोग, सिविल का क्या पैटर्न है, सिविल में कैसे जो है जजमेंट होता है, या सिविल में कैसे आप रजिस्टर फ्रेम वगैरह जो भी कुछ कैसे है। देखो, दो शब्द है एक तो आपके सामने, एक तो है आपके डिक्री और दूसरा है आपके ऑर्डर, इसके ऊपर अलग से ध्यान देना। डिक्री और ऑर्डर दोनों ही कोर्ट के द्वारा पास की जाती है, डिक्री और ऑर्डर दोनों ही कोर्ट के द्वारा पास की जाती है, ठीक है। इस सीपीसी सॉरी सिविल के अंदर हमें प्रोसीजर लॉ की तरफ जाना पड़ेगा, क्यों, हम सीआरपी से गए थे, अभी बीएनएसएस गए थे, वैसे ही हमें प्रोसीजर लॉ की तरफ आना पड़ेगा। सिविल में कौन सी प्रोसीजर लॉ है? सीपीसी है सर। तो सीपीसी में कई डिग्री शब्द है, यस 2 के अंदर दे रखा है, 2 के 2 में दे रखा है।
तो ऑर्डर भी दे रखा होगा, यस दे रखा, कहाँ देगा 2 के 14 में दे रखा है। ठीक है, एक जजमेंट शब्द भी है, जजमेंट जो 2 के 9 में दे रखा है। ये थोड़ी 19-20 बेसिक बातें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, इसका इनसे कोई लेना देना नहीं है, बट हमें इतना आइडिया रहना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ये बेसिक रूप से दे रखी है। फिर हम जब ऑर्डर 20 पढ़ेंगे, order 20 rule 4 is very important, which when talking about the content of judgment, judgment भी कौन सा, जो आपके जो आपके स्मॉल कोर्ट है, यानी कि लघु न्यायालय जो होते हैं उनका, और जो अडल्ट कोर्ट है उनका क्या पैटर्न है, क्या तरीका है, यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है। और क्या स्पेसिफाई किया गया है, 3 बातें मोस्टली बताई गई है। एक तो कंसाइज वे में लिखो, ठीक है, या फिर मैं कंसाइज बोल के बोलो कि समरी, शॉर्ट रूप से समरी के रूप में, संक्षिप्त के रूप में आप ये बताइए कि हुआ क्या है। ठीक है, ये आपके सिविल जजमेंट का पोर्शन, ठीक है, स्टार्टिंग का पोर्शन बता रहा हूँ, मैं एक रैंडम वे में बता रहा हूँ, फिर मैं आपको हर चीज समझाऊंगा। ठीक है, दूसरा, अगर उसके कुछ मुद्दे हैं, कुछ फैक्ट है कि मसला क्या है, मामला क्या है, आप कोर्ट में क्यों आए हैं, वो जो रीजन है, वो जितने मुद्दे हैं वो लिखे जाते हैं। ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, अब हमें ये बताना है कि हमने जजमेंट दे दिया, कोर्ट ने जजमेंट दे दिया, तो उसके ग्राउंड्स क्या, क्यों आपने बोला 5 लाख का कंपनसेशन भरो, क्यों आपने बोला कि आपको बरी किया जाता है, क्यों आपने बोला कि जो है ये चीज ऐसी होगी वैसे, जो भी एनी काइंड ऑफ थिंग, कि हमने इनके नाम डिग्री पास की, हमने ये ऑर्डर निकाला है, ये सब क्यों किया गया, इसका रीजन चाहे सुप्रीम कोर्ट भी हो, उनको बोलना पड़ता है। दोनों में, ये सिविल क्रिमिनल दोनों का सिस्टम है कि अगर किसी को सजा मौत दी जाती है तो रीजन बताएंगे, ग्राउंड्स ये थे इसलिए हमने मौत किस दी, और हमने इसको एक्विटेड किया, तो इस वजह से क्या, कि हमको तथ्य फैक्ट अच्छे नहीं मिले, ठीक है, इसलिए हमने इसको छोड़ दिया, तो रीजन ग्राउंड्स बताया जाएगा। तो ये ग्राउंड्स और रीजन जो है वो यहाँ पे बताया, एक बेसिक वे आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं मैं। ठीक है, अभी मैं सिविल में कुछ समझा नहीं रहा हूँ, बट अब यहाँ पर आप ध्यान दें। देखो, जो डिग्री होता है ना, जो डिग्री है, ये जो डिग्री है या जो आदेश ऑर्डर है आपका, आदेश, आप देखेंगे डिग्री जो होती है और ऑर्डर जो होते हैं, दोनों कोर्ट के द्वारा ये निकाला जाता है, पास किया जाता है, जज का ही काम है। ठीक है, लेकिन अब डिग्री जो होती है वो फर्स्ट और सेकेंड की प्राइमरी डिग्री भी निकलती है, और सेकेंडरी कह दो या फिर फाइनल डिग्री कहते हैं, फाइनल डिग्री भी निकलती है, यानी कि प्रारंभिक डिग्री भी होती है और अंतिम डिग्री भी होती है। ठीक है, डिग्री के इस तरीके से तरीका अलग अलग होता है। कुछ मामला निपटा, आपके हाफ ईयरली एग्जाम हो गए, उसकी एक मार्कशीट आती है, काम तो खत्म। फिर आपका जो ईयरली एग्जाम हो गया, उसकी एक मार्कशीट आएगी, ये दूसरा काम खत्म। कभी ये नहीं होता कि ऑर्डर जो है, ऑर्डर ये आधा निकला, ऑर्डर हमेशा पूरा ही निकलेगा, कोर्ट का आधा ऑर्डर नहीं आता, पूरा आता है। ठीक है ना, तो एक ऑर्डर निकला कोर्ट का तो वो पूरा ही निकलेगा, वो कभी 1.5 नहीं होगा, याद रखना। लेकिन ये डिग्री आज, ये आपकी अर्धवार्षिक, ये वार्षिक, ये हाफ ईयरली, ये ईयरली, इस तरीके से मान सकते हो। डिग्री प्रारंभिक होती है, प्राइमरी या फिर सेकेंडरी कह दो या फाइनल कह दो, लेकिन ये एक ही ऑर्डर निकलेगा जो फाइनल होगा। दूसरी बात, ऑर्डर जो है, ऑर्डर जो है किसी भी मामले में, एनी काइंड ऑफ मैटर, एनी काइंड ऑफ मैटर, किसी भी मैटर में निकल सकती है। आपने रेट लगाई थी आपकी कुछ मार्किंग को लेकर, और रेट लगी, कोर्ट का ऑर्डर आ गया उसके ऊपर कि एग्जाम रद्द हो गया या एग्जाम पोस्टपोन हो गया, एग्जाम जो है वो हम कंटिन्यू करेंगे, कुछ भी हो सकता है, तो उसमें भी तो ऑर्डर होता है। लेकिन डिग्री जो होती है ओनली द पार्ट ऑफ डिस्प्यूट, ये डिस्प्यूट का ही पार्ट है, मतलब दो जनों के बीच में डिस्प्यूट था, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का डिस्प्यूट था तो उनको डाइवोर्स की डिग्री मिल गई, दो भाइयों में डिस्प्यूट था, ये जमीन किसकी है, तो उसकी डिग्री निकल गई, और कोई भी स्पेसिफिक परफॉर्म करना नहीं, एनी काइंड ऑफ थी, कोर्ट के डिग्री जो निकलेगी वो किसी ना किसी डिस्प्यूट का पार्ट होगी, ये जरूर याद रखना आप। अब जो मोस्ट इंपोर्टेंट, जो आपको कहीं नहीं सुनने को मिलेगा, वो चीज देखेंगे आप लोग। पूरे सिविल में 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, वो है एक तो एडमिटेड फैक्ट, एडमिटेड फैक्ट, दूसरा है आपकी अनडिस्प्यूटेड फैक्ट। एडमिटेड फैक्ट और अनडिस्प्यूटेड फैक्ट, बिल्कुल ढंग से सुना, ये दोनों ही क्या है, हिंदी में लिख देता हूँ। एडमिटेड फैक्ट का मतलब स्वीकार्य तथ्य, और दूसरा अनडिस्प्यूटेड में आएगा अविवादित तथ्य। देखो, एक तो है आपके एडमिटेड फैक्ट, दूसरा है अनडिस्प्यूटेड फैक्ट। एडमिटेड फैक्ट वे फैक्ट है जो एडमिट किए गए, मैंने ये बोला कि मैं टीचर को पढ़ा रहा हूँ, ये एडमिटेड फैक्ट है, कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है, और दूसरा है अनडिस्प्यूटेड फैक्ट, जिसके ऊपर डिस्प्यूट नहीं हो रहा है। देखो ढंग से सुनो चीजों को लेकर, जो एडमिटेड फैक्ट है ना, विच वन इज ऑलरेडी एडमिट, उनका कभी भी क्रॉस एग्जामाइन नहीं होता है। क्या मतलब है,
जब मैंने खुद ही बोल दिया कि ये मेरे हाथ में जो पेन है वो ब्लैक है, तो मुझे कोई ये नहीं पूछेगा कि बता ये ब्लैक है व्हाइट, मैं खुद ही कह रहा हूँ ये ब्लैक पेन, मतलब चीजें समझो। किसी चोर ने कहा सर मैं नहीं चोरी की, अब ये सिविल का मैटर है। जब उसने ये कह दिया कि सर इसका 50% पार्ट जो है वो मेरा है, शेयरिंग मेरी है, या ये प्लॉट मेरा है या मेरा नहीं है, या हमने 1 लाख रुपए लिए थे प्रॉमिसरी नोट पे वापस नहीं दिए सर मैंने अभी तक। अब जब वो खुद ही एडमिट कर रहा है ना, जब वो खुद ही एडमिट कर रहा है तो उसका कभी क्रॉस एग्जामाइन नहीं होगा, ये हमेशा याद रखना। अगर आपने कर दिया तो मामला गड़बड़ है सारा, क्वेश्चन आउट जो आपका खराब हो जाएगा आंसर। तो एडमिटेड फैक्ट यानी कि स्वीकार्य तथ्य जो है उसका कभी क्रॉस एग्जामाइन नहीं होता। अनडिस्प्यूटेड का क्या मतलब, अनडिस्प्यूटेड का मतलब जिसके अंदर कोई डिस्प्यूट नहीं है, मतलब ना तो वो एडमिटेड है और ना ही वो डिनाई कर, ना तो वो एडमिट कर रहा है कि मैंने ये जमीन मेरी है, और ना वो मना कर रहा है कि ये मेरी नहीं है। वो मेरी है भी नहीं और मेरी नहीं भी, कुछ भी नहीं बोल रहा है। उनको अनडिस्प्यूटेड फैक्ट कहते हैं। कई बार ये मुद्दे उठे ना उठे लेकिन उन फैक्ट को अनडिस्प्यूटेड कहा जाता है कि रामलाल और श्यामलाल दोनों पड़ोसी पड़ोसी, ये अनडिस्प्यूटेड फैक्ट हो गया, ये दोनों मान रहे, इसके ऊपर कोई डिस्प्यूट नहीं है उनका, लेकिन उन दोनों ने एडमिट भी नहीं किया और वो डिनाई भी नहीं कर। तो ये भी एक तरीका याद रखना, ठीक है। तो ये अविवादित तथ्य और ये हो गया आपका स्वीकार्य तथ्य, ठीक है। अब थोड़ा एक मैं आपको हल्की सी कहानी बता रहा हूँ, फिर इसको हम आगे बढ़ेंगे। देखिए होता क्या है कि जैसे ये प्लॉट हो गया, ठीक है, एक प्लॉट है और ये भी इसका एक प्लॉट हो गया। ये हिस्सा था ए का, ठीक है। ए के दो बेटे हुए बी और सी। अब ये प्रॉपर्टी किसको जाएगी, बी और सी को जाएगी, यानी कि बी और सी को जानी चाहिए। अभी इनका जो है वो पार्टीशन नहीं हुआ है, ठीक है ना, बंटवारा नहीं हुआ है। तो अभी एक ही मानो प्लॉट, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, इस प्लॉट में क्या हुआ, एक भाई है जिसकी एज है 25 साल आज के टाइम, आज से 10 साल पहले, और एक की जो है 15 साल है। 15 साल वाला तो पढ़ने के लिए चला गया बाहर, 25 का कमाने लग गया। तो कमाते कमाते 10 साल हो गया उसके, 35 का हो गया, और ये लड़का हो गया 25 का, छोटा भाई। ये बी है और ये सी है। अब बी ने 10 सालों में इस प्लॉट की जगह बना दी एक अच्छा सा मकान बना दिया दोनों जैसा, ठीक है। ये बड़ा उसने पैसे वैसे लगा के बना दिया, ठीक है। अब ये 25 साल का जो हुआ छोटा वाला भाई वो भी आया। अब जब बात आई कि इसका बंटवारा कैसे होगा, प्लॉट तो जो दोनों का साथ में ही था, तब ये जो छोटा भाई है ये कहने लगा कि भाई मैं तो कह रहा हूँ 50-50 होगा, मैं कोई झगड़ा नहीं चाहिए, ठीक है, 50-50 में तो कोई दिक्कत नहीं, मैं तो अच्छा इंसान हूँ, उसने ऐसी बात बोली। लेकिन बड़े भाई ने जो बोला वो देख, उसने कहा कि मैं 10 साल से एक्टिव पर्सन, कौन हूँ, एक्टिव पर्सन 10 साल से, तो कमा मैं रहा हूँ। तो ये घर जो था एक प्लॉट था, ये प्लॉट था वो भी गिरवी पड़ा था, और उसको मैंने गिरवी से छुड़वाया है, मुर्गे से, और उसके बाद में मैंने इसके ऊपर जो है एक घर बनाया है। तो 10 साल से मैं कमा के इसके ऊपर पैसा लगा रहा हूँ। तो मैं ये नहीं कह रहा कि उसका हिस्सा नहीं है, लेकिन कम से कम बंटवारा हो 60 और 40 का हो, भाई को 40 जाए और मुझे 60% पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर बिल्डिंग मुझे मिलना चाहिए। तो इसने ये बात बोली। अब दोनों का हो गया डिस्प्यूट, और जब मामला डिस्प्यूट होता है तब जाके मामला पहुंचता है कोर्ट के अंदर। अब यहाँ से आपका सिविल कोर्ट वाला मामला जो शुरू हो रहा है। आप कहानी को समझो, यहाँ से डिस्प्यूटेड पॉइंट होने के बाद में मामला आगे बढ़ता है, ठीक है। देखिए सर, थैंक यू। मैं आपको एक बात बता दूं जी, सभी को गुड इवनिंग। मैं ये कह रहा हूँ यहाँ से जजमेंट सीखने के बाद में आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, चाहे एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन यू विल बी फेस इनसाइड योर एग्जाम, आपको वहाँ दिक्कत नहीं आएगी। सिविल हो, क्रिमिनल हो, इश्यू ट्रेनिंग हो, चार्ज रीडिंग हो, ऑर्डर शीट, ऑर्डर राइटिंग हो, जजमेंट हो, कोई भी क्वेश्चन, ठीक है, एक बार यहाँ सीखने के बाद में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। राजस्थान की जितनी भी बड़ी संस्थान है सब जगह मैं ये पोर्शन करवा चुका हूँ जजमेंट का, ठीक है, ऑलमोस्ट, ठीक है जी। जी, तो मैंने आपको बताया बी और सी के बीच में ये मामला चल रहा था, अब मामला कोर्ट पहुंचता है। अब जब कोर्ट पहुंचेगा ना मामला, तब यहाँ पे सारी कार्रवाई जो है वो शुरू की जाएगी। कोर्ट के अंदर जज साहब बैठेंगे, भाई जो है वो बी नंबर और सी नंबर, यानी कि वो बड़ा वाला 35 वाला और छोटा वाला 25 वाला, यहाँ पे आएंगे, फिर बातें चलेगी। फिर कोर्ट डिटरमाइन करेगा, देखिएगा उसकी सब जो है वो इन्वेस्टिगेशन करवाएगा कि किसका ये प्लॉट है नहीं है, पास में कौन रहता है, कमीशन जारी होंगे, ठीक है ना, हर एक चीज के ऊपर जो है देखा जाएगा। कमिश्नर वो जो है चेक करेंगे, ठीक है, जो कोर्ट कमिश्नर वो चेक करेंगे, और सारी चीजें कंप्लीट होने के बाद में पता चलेगा कोर्ट के पास में, जब वो डिटेल्स आएगी तो पता चलेगा किसका प्लॉट है। 10 साल से ये कमा रहा है भी नहीं कमा रहा है, भाई छोटा यहाँ था कहीं बाहर था, फिर वो देखेंगे किसको कितना हिस्सा मिलना चाहिए। अभी ये किसके पोर्शन में जाएगा, ये सब बात की बात है, ठीक है ना। तो अभी मोटा मोटी जो मैंने ऊपर ऊपर आपसे बताने की कोशिश की है, फिर उसके ऊपर कोर्ट की डिग्री आएगी, या तो इसके फेवर में 60% मिले और या फिर इसके फेवर में कि भाई 50-50 रहने दो। इस तरीके से चीजें बनती है, कैसे डिग्री आएगी, कैसे पोर्शन होगा, सारी चीजें आपको जो है जैसे मैं सिखाऊंगा तो मैं बताऊंगा। अभी जो मुद्दे की बात मैं आपके सामने रख रहा हूँ वो देखेंगे आप लोग कि आपके आरजेएस के अंदर 2025 का जो सिलेबस है, याद रखना बहुत लेंथी सिलेबस है। आपको चाहे क्रिमिनल का पोर्शन हो, क्रिमिनल में अभी भी लोगों को ये लगता होगा कि आईपीसी है, अब जो है बीएनएस हो गया, तो बीएनएस हो गया तो यहीं से क्वेश्चन आ जाएगा, कहीं से भी आ सकते हैं।
चाहे वो पोक्सो हो, चाहे आपकी कुछ भी हो, पोक्सो हो चीजें हो, या चाहे आपकी जो है एक्साइज एक्ट हो। अब तो और कई सारी चीज जुड़ गई, कई सारे एक्ट जुड़ गए, वहां से क्वेश्चन आए तो भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, याद रखो, तो भी दिक्कत नहीं आएगी। अब जैसे सिविल है आपका, तो सिविल का पोर्शन है, ठीक है ना, इसमें और भी आपकी जो आईटी एक्ट वगैरह सब बहुत सारे। सिविल का पोर्शन क्या सीपीसी तक सीमित हो गया, क्या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तक सीमित हो गया, क्या आप जो है एसआरए तक सीमित हो, या फिर जो है आप टीपी तक, टीपीए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी तक सीमित हो, क्या आप राजस्थान रैंड कंट्रोल तक सीमित हो, क्या आप पार्टनरशिप का भी एक्ट आ गया, अब तो लैंड रेवेन्यू का भी एक्ट आ गया, अब तो कोर्ट फीस का भी एक्ट आ गया, कहीं से भी आपके सिविल के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, और जो लोग जानते हैं उनको पता है कि जब मैं पढ़ाता हूँ तो सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं, आपको एक बार सारे एक्ट खोल कर रख दूंगा, सारे सेक्शन आपके सामने रख दूंगा, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी, चाहे कोई भी क्वेश्चन। ठीक है, तो अब मुद्दे की बात करें हम, ये जो बैच है, ये बैच मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैं बैच स्टार्ट कर रहा हूँ रॉयल जुडिशरी। ये आपको 44 पोस्ट में यहाँ तो अलग से लिखा हुआ है इसके अंदर कि 44 वैकेंसी मगर सीट पानी है आपको। ठीक है, तो जजमेंट राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। लॉ सभी पढ़ रहे हैं, कानून की जो मतलब जितने भी आपके आईपीसी सीआरपीसी सब पढ़ रहे हैं। ठीक है, सब लिखने का आप सब करेंगे, टेस्ट से लगा प्रैक्टिस करेंगे। न जजमेंट राइटिंग किसी को आता है और ना कोई इसके ऊपर फोकस करके पढ़ता है एक्स्ट्रा। ठीक है, तो बाद में एक टाइम ऐसा आता है कि आपको समझ में नहीं आता, आप परेशान होते हो, अब क्या करूं, मैंने स्टडी में ध्यान नहीं दिया, तब आप बैच ले भी नहीं सकते, क्योंकि 10 15 20 दिन में फिर आप कर भी नहीं पाओगे। ठीक है, तो सबसे अच्छा टाइम अभी वाला चल रहा है। ये जजमेंट राइटिंग का बैच जो है आपका 5 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, आज से ही। ठीक है ना, ये आपका बैच स्टार्ट हो रहा है। इसके अंदर जो है मैं जजमेंट राइटिंग की पूरी जो है वैसे आरजेएस एमपी छत्तीसगढ़ गुजरात सभी का जजमेंट करवाता हूँ। ठीक है, सब कई लोग जो जानते हैं मुझे, तो एंड नए एक्ट वगैरह सब रहेंगे, और रिकॉर्डिंग जो है वो भी मैं आपको अवेलेबल करवाऊंगा। अब इसमें क्या क्या चीजें दूंगा वो आप देखेंगे। ये कुछ संस्थान है जहाँ पे मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, ऑलमोस्ट। अब क्या क्या आपको मिलने वाला वो आप देखेंगे। मैं आपको जो है क्लास दूंगा, इसकी जजमेंट की क्लास आपको मिलेगी, एक चीज। दूसरा, बार बार देखने के लिए उसकी रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल कराऊंगा, दो चीज। तीसरा, फॉर्मेट्स जो है वो मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा कि चार्ज का क्या रहेगा, ऑर्डर शीट क्या रहेगी, ऑर्डर राइटिंग क्या रहेगा, जजमेंट का क्या रहेगा, इशू फ्रेमिंग कैसे होगा, सब चीजें। फोर्थ, अब जो है नोट्स जो है आपके, नोट्स भी मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा जो आपको हेल्प करेंगे चीजों को समझने के लिए। हाउ टू रिकग्नाइज सेक्शन, ठीक है, आंसर कैसे करना है, कैसे आपको जो है इशू फ्रेम करना है, सारी चीजें। ठीक है, पांचवा, एक टेस्ट होता है, तो टेस्ट सीरीज जो है आपकी वो भी अवेलेबल करवाऊंगा, जो रहेगी संडे टू संडे, संडे टू संडे, हर संडे आपका एक टेस्ट होगा। ठीक है, इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, वो जो है क्वेश्चन आपको आंसर करके मुझे मंडे या ट्यूसडे तक भेजना है। मैं उसको चेक करूंगा, एवेल्युएट करूंगा, एवेल्युएट करने के बाद मैं देखूंगा, मूल्यांकन करने के बाद देखूंगा कि कहाँ कमी है, वो कमी बताऊंगा, सुधार करेंगे, और फिर जो है चीजें इंप्रूव होती जाएगी बैक टू बैक हर हफ्ते। ठीक है, संडे टू संडे टेस्ट चलेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है मेंटोरशिप। मेंटोरशिप जो रहेगी आपकी वो टिल एग्जाम रहेगी, जब तक आपके मेंस का एग्जाम नहीं हो जाता आपके पास में मेरी मेंटोरशिप रहेगी। आप कभी भी पूछ सकते हो, सर यहाँ समझ में नहीं आया, सर ये प्रैक्टिस कर रही थी मैं, सर ये प्रैक्टिस कर रहा था मैं, यहाँ दिक्कत आ रही है, सिविल में आ रही है, क्रिमिनल में आ रही है, माइनर में आ रही है, लोकल में आ रही है, मेजर में आ रही है, न्यू एक्ट में आ रही है, ओल्ड एक्ट में आ रही है, एनी काइंड ऑफ थिंग, एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम यू विल बी फेस दैट टाइम व्हेन यू आर ट्राइंग टू सॉल्व द आंसर, यू कैन आस्क मी, कॉल कर सकते हो या फिर आप मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, तो ये मेंटरशिप वाली जो आपको एक अलग से फैसिलिटी दी जा रही है, ये सबसे स्पेशल फैसिलिटी है। जो पर्सनल ट्रेनर होते हैं ना, पर्सनल ट्रेनर जिम में, बिल्कुल वैसे वहां तक आपको दिक्कत नहीं आएगी। आप भीड़ का हिस्सा नहीं, क्लास में मैंने पढ़ा है और मैं चला के डाटा मांगा, भीड़ में आप बैठे थे, मैंने पढ़ा, फिर आपको रिकॉर्ड दे दी, नहीं, ये भी चीजें मेंटरशिप। तो ये बैच आप ज्वाइन करें। और एक बात फाइनली बोलूंगा, जब 15 15 नंबर की हिंदी और इंग्लिश फ्री में आती है ना, आप साल भर कोचिंग करते हो उसकी, 2 2 साल से लगे पढ़ो, मैंने देखा है इस लोग 3 3 साल से एक जगह से कोचिंग चलती है उनकी, तो आपने 40 नंबर का पोर्शन, और वो भी कब, जब मेंस तक पहुंच चुके हो, और मेंस ही तो आपको सीट देगा। अभी आपके अगर 99 आ रहे हैं ना, तो भी आप क्वालिफाई हो, बस क्वालिफाई होना जरूरी है, यहाँ तो सीट मिल रही है ना, तो 40 नंबर को आप कैसे अवॉइड कर सकते हो। तो 40 नंबर के लिए अगर आप कोशिश करनी, मेहनत करनी है, और अच्छे उसमें से मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको 28 से 30 नंबर लाने हैं, तो यू मस्ट ज्वाइन दिस बैच। ठीक है, तो आप ये बैच ज्वाइन कीजिए जजमेंट राइटिंग का। ठीक है, ये मेरे नंबर है, आप यहाँ कॉल कर सकते हो। ठीक है जी, ओके, यहाँ कॉल कर सकते हो, और आप जो है बैच ज्वाइन कर सकते हो। और आपका जो है क्लास जो है शुरू है, स्टार्ट है आज से ही 5 से। ठीक है जी, और एनी काइंड ऑफ इंक्वायरी या कोई भी आपके जो है क्वारीज हो, आप जो है यहाँ कॉल करके या मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हो। ओके जी, थैंक यू सो मच।